मूलचंद नाम का सेठ रहा करता था। वो अपनी कंजूसी के लिए पूरे गांव में मशहूर था और उसकी इसी कंजूसी की वजह से उसकी पत्नी निर्मला और बेटा चंदन भी परेशान रहा करते थे। अरे निर्मला, ये लाइट क्यों जली है? तुम्हारी तो आदत ही हो गई है फालतू में बिजली खर्च करने की। रात होने वाली है, अंधेरा हो रहा है, इसीलिए जलाई है। अब क्या अंधेरे में बैठना है जो लाइट भी ना जलाऊं? अरे निर्मला, तुम तो मुझे किसी दिन जरूर हार्ट अटैक दिलवा के मानोगी। हाँ, अरे रात हो रही है तो एक 0 वाट का बल्ब जला दो या थोड़ी सी लाइट जला दो। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है निर्मला, हर पैसे का हिसाब रखना पड़ता है। ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कटोरा लेकर बिजली का बिल भरने के लिए पैसे मांगने पड़ जाएंगे कि दे दो, पैसे दे दो। अच्छा अच्छा ठीक है, आप तो शुरू ही हो जाते हो। एक बल्ब क्या जलाया आपने तो उसकी कहानी ही बना दी। मेरा क्या है, बैठो अब आप अंधेरे में। सेठ अपनी पत्नी और अपनी बेटी पर भी ज्यादा पैसे खर्च नहीं करता था। एक दिन चंदन भागते हुए आता है और कहता है, पापा पापा, मुझे चॉकलेट चाहिए, प्लीज दिला दो ना। फिर से चॉकलेट? अरे हर बार चॉकलेट की ही रट लगाता है। अरे कभी सोचा है तूने कि चॉकलेट कितनी महंगी आती है? वैसे भी चॉकलेट खाने से तो दांत खराब होते हैं। हाँ पापा, लेकिन मेरे सारे दोस्त खाते हैं। बस एक छोटी सी चॉकलेट, उसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अब बस एक और शब्द नहीं। हाँ, चॉकलेट सेहत के लिए खराब होती है और पैसे की बर्बादी भी, समझा? चल जाओ यहां से, बड़ा आया चॉकलेट खाने वाला। ठीक है पापा, अब कभी नहीं मांगूंगा। ए जी, इतना गुस्सा क्यों करते हैं? बच्चा है, उसकी छोटी छोटी खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए। एक चॉकलेट की ही तो मांग कर रहा है। खुशियों से पहले यह सोचना चाहिए कि पैसे कैसे बचाए जाएं। अब कोई चॉकलेट नहीं, बस एक एक करके बच्चे बिगड़ जाते हैं। ठीक है पापा। चंदन उदास होकर वहां से चला जाता है। कुछ साल ऐसे ही गुजरते हैं। जैसे जैसे चंदन बड़ा होता है तो उसे क्रिकेट का भी शौक हो जाता है और वो एक दिन सेठ से कहता है, पापा पापा, मुझे क्रिकेट किट चाहिए। अरे तू खेलने कूदने में ही लगा रहता है, पढ़ाई पर ध्यान दे। पापा, मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, चाहो तो सिर्फ एक बैट दिला दो, फिर देखना मैं क्रिकेटर बन के दिखाऊंगा। अभी कुछ नहीं मिलेगा, बाद में देखते हैं। सेठ मूलचंद अगले दिन बाबा के पास जाता है, जो उसकी हर समस्या का समाधान देते थे। बाबा, मेरा बेटा क्रिकेट किट की जिद कर रहा है। आप ही कोई उपाय बताइए कि उसे कैसे समझाऊं। अपने बेटे को एक लकड़ी और पत्थर दे दो और कहो कि पहले इससे अभ्यास करे, जब अच्छे रन बना ले तब बैट मिलेगा। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। कुछ हजार दक्षिणा देते जाना, वरना बेटा लाखों का नुकसान कराएगा। ये ऐसी इकलौती जगह थी जहां सेठ कंजूसी नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे डर था कि बाबा ने श्राप दे दिया तो सत्यानाश हो जाएगा। सेठ मूलचंद घर वापस आता है और चंदन से कहता है, देख बेटा, ये लकड़ी और पत्थर ले और इससे प्रैक्टिस कर। जब अच्छे रन बनाकर दिखाएगा तो बैट दिलाऊंगा। पापा, लेकिन इससे कैसे? जो कहा है वही कर। जब तक अच्छे रन नहीं बनाता तब तक कोई बैट नहीं मिलेगा। चंदन निराश होकर कोशिश करने में लग जाता है, लेकिन जाहिर है कि वो ऐसा नहीं कर पाता। उसका क्रिकेट खेलने का सपना वहीं टूट जाता है। चंदन अब बड़ा हो रहा था और धीरे धीरे उसे अपने पिता की कंजूसी पर भी गुस्सा आने लगा था। उसे खासकर तब बहुत बुरा लगता जब उसके पिता उसकी मां निर्मला की इज्जत नहीं करते थे। पापा, माँ को कभी नई साड़ी गहने क्यों नहीं दिलाते? सब उनका मजाक उड़ाते हैं। अरे साड़ी और गहने कौन देखता है? पुराने कपड़ों में भी काम चल सकता है। क्यों फालतू का खर्च करना भाई। आप कभी कुछ नहीं समझते। चंदन बेटा रहने दे, तुम्हारे पापा का यही स्वभाव है। चंदन के जन्मदिन पर निर्मला ने सेठ से दावत करने की जिद की। सेठ ने बड़ी मुश्किल से हामी भरी और वो भी बाबा से राय लेकर। उसने दावत में पानी जैसी दाल और हवा जैसी पतली पूरियां बनवाई, और वो भी बहुत कम मात्रा में। ये कैसा खाना बनाया है? दाल पानी जैसी और पूरियां तो गिनती की है। निर्मला, लगता है तुम्हारे घर आकर बड़ी गलती की हमने। ए निर्मला, इससे तो ना ही बुलाती हमें तो अच्छा रहता। तुमने क्यों हमें चूहिया समझकर बुला लिया जो इतना सा खाना परोस दिया? मेहमान बुरा भला कहते हुए वहां से चले जाते हैं। निर्मला सब चुपचाप सहन करती है, लेकिन चंदन के अंदर गुस्सा और भी बढ़ गया था। समय गुजरा
और अब चंदन इतना बड़ा हो गया था कि वो सेठ की जगह दुकान पर बैठने लगा था। एक शाम चंदन दुकान से घर लौटता है और उसके साथ मुनीम भी आता है। सेठ जी, आज तो बहुत मुनाफा हुआ है। चंदन बाबू ने अच्छा काम किया है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो चंदन, मुनाफे का हिसाब किताब दिखाओ। पापा, वो सारा मुनाफा तो मैंने पार्टी में उड़ा दिया। क्या? पार्टी में? तुझे पता है, अरे पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है। तुझे इतनी समझ नहीं है कि मुनाफा कैसे संभालना चाहिए। पापा, आप तो हमेशा कंजूसी करते रहते हैं। मैंने सोचा थोड़ा मजा ले लूं। जिंदगी का क्या भरोसा। अरे ये क्या बात हुई? मुनाफा कमाना कोई खेल नहीं है। तूने हमारे पैसे बर्बाद कर दिए। पापा, आप चुप रहो। अब आपका टाइम गया। मैं अपने तरीके से पैसे कमाऊंगा और उनको उड़ाऊंगा। चंदन बेटा शांत हो जा। निर्मला उन्हें रोकती है लेकिन लड़ाई और बढ़ जाती है। मूलचंद सेठ का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और चंदन भी अब खुलकर उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। इसी तरह एक दिन चंदन कई महंगी चीजों से भरे बैग्स लेकर आता है और उनमें से अलग अलग शोपीस, नए नए गैजेट्स और जाने क्या क्या निकालने लगता है। ये सब क्या है? ये सब कहां से आया? पापा, ये सब मैंने अपने लिए खरीदा है। मुझे ये सब बहुत पसंद है। पापा, मैं इसे अपने कमरे में सजाऊंगा। अरे तू पागल हो गया है क्या? अरे इतने महंगे महंगे सामान लाकर घर भर दिया है। हे भगवान, पैसे पानी की तरह बहा रहा है ये लड़का। पापा, आपने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया। अब मैं अपनी तरह से जी रहा हूँ पापा। अब मैं पैसे कमाना भी जानता हूँ और खर्च करना भी। वो दुकान अब भी मेरी है, समझा? और मैंने बहुत मुश्किल से वो दुकान बनाई थी जिसकी कमाई पर तू अय्याशी कर रहा है। हाँ, वो दुकान आपने बनाई थी, लेकिन हमारा खून जला जला कर, हमारे एक एक अरमानों का गला घोंट कर पापा। चंदन की फिजूल खर्ची और बेकाबू हरकतें मूलचंद सेठ के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बन चुकी थी। सेठ पूरी तरह से हताश हो चुका था और समाधान की तलाश में वो फिर से बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मेरा बेटा काबू से बाहर हो गया है। अब मैं क्या करूं? सेठ, इस बार तुझे एक सख्त कदम उठाना होगा। अपने बेटे को घर से निकालने की धमकी दें, लेकिन उपाय करने से पहले तुझे एक सोने की अंगूठी मुझे दक्षिणा के रूप में देनी होगी, तभी वो उपाय सफल होगा। सोने की अंगूठी? सेठ, ये दक्षिणा है। अगर तूने अंगूठी नहीं दी तो ना सिर्फ तेरा बेटा तुझे छोड़कर जाएगा, बल्कि वो तेरे घर और दुकान को भी बेच डालेगा। नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं कहिए। मैं अभी एक अंगूठी लाकर देता हूं, अभी लीजिए। कंजूस सेठ बाबा की बातों से डरते हुए एक सोने की अंगूठी लाकर बाबा को दे देता है। इधर चंदन ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक शानदार पार्टी रखी थी, जिसे देखकर सेठ का कलेजा मुंह को आ गया और वो सर पकड़कर बैठ गया। चंदन, ये क्या तमाशा लगा रखा है? इतने पैसे बर्बाद कर दिए इस फिजूल की पार्टी में। अगर तूने ये सब बंद नहीं किया ना, तो याद रख, मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। निकाल दो, लेकिन याद रखना पापा, अगर आप मुझे इस घर से निकालोगे तो मैं माँ को भी साथ ले जाऊंगा। फिर आप अकेले इस घर में सड़ते रहना। चंदन ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? ये घर तेरा भी तो है। माँ, मुझे इस घर में कभी खुशी नहीं मिलेगी, कभी खुशी नहीं मिलेगी माँ। ये कहकर चंदन सच में जाने की तैयारी करने लगता है। चंदन रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दे सकता। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता बेटा। सेठ चाहकर भी अपने बेटे को घर से निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसकी सारी गुस्से की बातें धरी की धरी रह जाती है और अंत में वो हार मान लेता है। तभी उसे ख्याल आता है कि बाबा का बताया हल इस बार काम क्यों नहीं किया। मैंने सब कुछ तो वैसे ही किया था जैसा उन्होंने कहा था, बल्कि मैंने उन्हें वो सोने की अंगूठी भी दी। यही सोचता हुआ वो मुनीम के पास जाता है। मुनीम जी, चंदन को समझाइए, वो अपनी हरकतें क्यों नहीं बदल रहा। ऐसे तो सब लुट जाएगा। सेठ जी, पहले मैं आपके लिए काम करता था और आपके तरीके को कभी गलत नहीं कहा। अब मैं छोटे मालिक के लिए काम कर रहा हूँ तो उन्हें भी कुछ नहीं कह सकता। सेठ की आंखों में निराशा उभर आती है। उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बहुत असहाय महसूस करता है। मुझे बाबा जी के पास ही जाना चाहिए, वही बताएंगे अब कुछ। और फिर उनसे ये भी तो पूछना है कि इस बार उनका बताया गया इलाज काम क्यों नहीं आया। वो बाबा के पास पहुंचता है तो वहां भी कुछ नहीं होता, ना उसका आश्रम और ना ही कुछ और। अरे भैया, यहाँ एक बाबा बैठते थे, वो कहाँ गए? अरे, क्या आपको पता नहीं चला? क्या?
क्या पता नहीं चला भैया? अरे यही कि वो बाबा ढोंगी था, लोगों को उल जलूल तरीके बताकर पैसे और गहने लूटता था वो। ये सुनकर तो सेठ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वहीं पर गिर पड़ता है और बड़ी मुश्किल से उठकर घर की तरफ चलता है। हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी और बेटे पर पूरी जिंदगी एक पैसा नहीं खर्च किया और इस बाबा को सोने की अंगूठी दे दी। इससे अच्छा तो मैं अपने परिवार पर ही खर्च कर लेता। तभी वो घर पहुंचता है और देखता है कि निर्मला का एक्सीडेंट हो गया और वो खून से लथपथ बेहोश पड़ी है और चंदन उसकी पट्टी कर रहा है। तू पागल हो गया है क्या? निर्मला को अस्पताल लेकर क्यों नहीं गया? अरे पापा, क्यों फालतू में खर्चा करना, छोड़ो ना। ये सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आता है और वो निर्मला को खुद लेकर अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर, चाहे जितने पैसे ले लो, बस मेरी पत्नी को ठीक कर दो। ये लो पैसे, ये लो, बस मेरी पत्नी को बचा लो। ये सुनकर चंदन खुशी से चीख पड़ता है। पापा ठीक हो गए, पापा ठीक हो गए। मैं भी ठीक हो गई। अरे ये क्या हो रहा है? अब चंदन उसे बताता है कि ये सब उसका और निर्मला का और मुनीम का प्लान था ताकि सेठ को लाइन पर ला सके। मैं बस यही वाक्य आपके मुंह से सुनना चाहता था पापा। आखिर आप समझ गए कि पैसा परिवार से बड़ा नहीं है। हे भगवान, तुम लोग पागल हो। इसके लिए तुमने इतनी फिजूल खर्ची कर दी रे। मैंने कोई फिजूल खर्ची नहीं करी पापा, वो सब सस्ती चीजें थीं। और जो मैंने कहा कि मैंने पैसे पार्टी में उड़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं किया पापा। मुझे भी पता है कि फिजूल खर्ची गलत है। मुझे तो बस आपके दिल से पैसों की मोहब्बत निकालनी थी। और आखिर मेरा बच्चा कामयाब हो गया। मुझे भी अपनी गलतियों पर अब एहसास हो गया है कि पैसा जाना होता है तो चला ही जाता है। उससे अच्छा उसे अपने परिवार पर खर्च कर लिया जाए। और इस तरह कंजूस सेठ की कंजूसी दूर हो जाती है।